हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इग्नू के एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आप एमपीएस 004 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम एमपीएस 004 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जिनके एग्ज़ाम में ना आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जैसा कि क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए मुख्य दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिए। तो बात बताइए, क्या वैश्वीकरण दुनिया को एक बना रहा है या फिर ये केवल शक्तिशाली देशों का प्रभाव बढ़ा रहा है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का मतलब क्या है। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंध तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसमें संचार आ गया, व्यापार, तकनीक, पूंजी के आदान प्रदान ने दुनिया को एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जोड़ दिया है। तो लेकिन इस प्रक्रिया को समझने के लिए विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण दिए हैं। पहला है अति वैश्वीकरणवादी दृष्टिकोण, हाइपर ग्लोबलिस्ट, संशयवादी दृष्टिकोण, स्पेक्टिकल और परिवर्तनवादी दृष्टिकोण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाइपर ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव को। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय सीमाओं का महत्व कम होता जा रहा है और विश्व एक एकीकृत वैश्विक बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। यानी कि इसमें कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय सीमाओं का जो महत्व है ना, वो कम होता जा रहा है और साथ ही साथ जो वैश्विक बाजार है वो सबसे शक्तिशाली बन गया है। तो इस दृष्टिकोण से जुड़े एक विद्वान हैं जिनका नाम है केनिची ओमे, है ना। इन्होंने अपनी बुक, फेमस बुक है इनकी, द बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ये तर्क दिया कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की पारंपरिक भूमियाँ कमज़ोर हो रही हैं और वैश्विक बाजार तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अधिक शक्तिशाली हो रही है। तो उनका मानना था कि आज दुनिया जो है ना, एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनती जा रही है। अब दूसरा दृष्टिकोण है स्पेक्टिकल, है ना, संशयवादी दृष्टिकोण, स्पेक्टिकल पर्सपेक्टिव। तो संशयवादी दृष्टिकोण वैश्वीकरण के दावों पर संदेह व्यक्त करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण कोई पूरी तरह दुनिया प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक संबंधों का विस्तार पहले भी इतिहास में देखा गया है। इस दृष्टिकोण से जुड़े प्रमुख विद्वान, उनका क्या मानना है कि वैश्वीकरण जो है ना, जो हमारे ये जो ग्लोबलाइजेशन है, वो कोई नई प्रक्रिया नहीं है, उनके अनुसार आज भी जो राष्ट्र की जो शक्ति है ना, वो बहुत मजबूत है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण के प्रमुख विद्वान थे पॉल हिस्ट और ग्राहम थॉम्पसन। तो इन विद्वानों के अनुसार क्या था कि वैश्वीकरण का प्रभाव सीमित और असमान है। विश्व अर्थव्यवस्था वास्तव में कुछ क्षेत्रीय व्यापारिक समूहों में विभाजित है और राज्य अभी भी वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसकी आलोचना क्या हुई है कि इस दृष्टिकोण की आलोचना यह कहकर की जाती है कि वैश्वीकरण के वास्तविक प्रभावों और नई तकनीकी क्रांति के महत्व को कम करके आंकता है ये है। तो हमें भी पता है कि ये जो वैश्वीकरण है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, आज ये कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब तीसरा है परिवर्तनवादी दृष्टिकोण, ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव। परिवर्तनवादी दृष्टिकोण वैश्वीकरण को एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण अति वैश्वीकरणवादी और संशयवादी दोनों दृष्टिकोणों के बीच संतुलित व्याख्या करता है। और इसके जो कुछ प्रमुख विद्वान थे, उनमें से नाम है डेविड हल और एंथनी एमसी ग्रीव। इनके अनुसार वैश्वीकरण के क्या कारण हैं कि राजनीति, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन हो रहा है,
राज्य की भूमिका प्राप्त नहीं हो रही है। राज्य की जो भूमिका है उसे प्राप्त नहीं हो रही है, बल्कि उसका स्वरूप बदल रहा है। वैश्विक और राष्ट्रीय शक्तियाँ एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर रही हैं। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन ला रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट क्या कहता है कि तो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट दृष्टिकोण क्या कहता है कि वैश्वीकरण जो है ना वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन यह राष्ट्र राज्य को समाप्त नहीं करता है, बल्कि यह राज्य की भूमिका और प्रकृति को बदल देता है। ठीक है, अब इसके समालोचनात्मक विश्लेषण इन तीनों दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण को लेकर विद्वानों के बीच व्यापक मतभेद मौजूद है। अति वैश्वीकरण दृष्टिकोण वैश्विक के प्रभावों को अत्यधिक महत्व देता है और संशयवादी दृष्टिकोण इसके प्रभावों को सीमित करता है, बल्कि परिवर्तनवादी दृष्टिकोण वैश्वीकरण को एक जटिल और परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में देखता है। तो हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण को समझने के लिए ये जो हमने 3 दृष्टिकोण पढ़े हैं, हाइपर ग्लोबलिस्ट और स्केप्टिकल और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, इन तीनों दृष्टिकोण के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक शासन की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए, क्या लोकतंत्र जो है सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है या फिर लोकतांत्रिक शासन में कुछ और भी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं? आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के थ्रू इन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। तो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होता है? जनता होते हैं। तो राजनीतिक विचारक जैसे कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन बताया। तो आधुनिक लोकतंत्र कुछ मूलभूत विशेषताओं पर आधारित है। सो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब हम पढ़ते हैं जनसत्ता। तो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जनसत्ता है। इसका अर्थ है कि राज्य का अंतिम सत्ता जनता के पास होता है ना, जनता के पास अंतिम सत्ता होती है और नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन में भाग लेते हैं। जनता के पास ये अधिकार होता है कि वे चुनाव के माध्यम से सरकार को बदल सके। एक राजनीतिक विचारक हैं जीन जॉक रूसो ने भी जनता के सिद्धांत पर विशेष बल दिया। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि राज्य की अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है और यदि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो वह बदल सकती है। और इस विचार को जीन जॉक रूसो ने सपोर्ट किया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो लोकतांत्रिक शासन की एक प्रमुख विशेषता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। चुनाव के माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि जनता की वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व हो सके। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव है, जो इलेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चुनाव के माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि चुनाव जो है वो स्वतंत्र हो, फ्री हो, है ना, और निष्पक्ष हो, फेयर हो और पारदर्शी हो, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो। तो तभी जनता की वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व हो सकता है। अब कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का शासन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसका अर्थ है कि सभी नागरिक और शासक वर्ग कानून के अधीन होते हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है और सभी को कानून के साथ समान माना जाता है। यानी कि लोकतंत्र की यानी कि इसका अर्थ है कि राज्य में सभी व्यक्ति कानून के अधीन होंगे, है ना, और कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं होता है।
मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं, फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम। तो लोकतंत्र नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान करती है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, है ना, और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार। तो ये अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जीने में सहायता करता है। सत्ता का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। लोकतांत्रिक शासन में सत्ता का विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की शक्तियों को 3 भागों में भी विभाजित किया जाता है। एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बहुलवाद और राजनीतिक दलों की भूमिका, प्लूरलिज्म एंड पॉलिटिकल पार्टीज। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों और हित समूहों का अस्तित्व होता है। राजनीतिक दल नागरिकों के विचारों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शासन की नीतियों को प्रभावित करते हैं। बहुलवाद लोकतंत्र को अधिक सहभागी और प्रातिनिधिक बनाता है। जवाबदेही और पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकार की नीतियों और कार्यों के समीक्षा संसद, मीडिया और नागरिक समाज द्वारा की जाती है। इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण पर समकालीन बहस में विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले इंट्रो पढ़ते हैं। समकालीन विश्व में पर्यावरण समस्याओं का एक गंभीर वैश्विक चिंता का विषय बन गया। औद्योगिकरण, शहरीकरण और तकनीकी विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है, जिससे पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हुआ और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास और प्रदूषण और संसाधनों की कमी जैसे मुद्दे आज भी वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय है। तो इस संदर्भ में पर्यावरण की जुड़ी समकालीन बहसों में विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाता है, जो पर्यावरण के संरक्षण और सतत विकास से संबंधित है। तो एक बात बताइए कि क्या विकास के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना ज़रूरी है, या फिर ऐसा विकास भी संभव है जो पर्यावरण को बचाते हुए आगे बढ़े? तो देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आज के समय पर्यावरण केवल एक प्राकृतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बहस का विषय बन चुका है। तो औद्योगिकरण, शहरीकरण, तकनीकी विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों को बहुत अधिक उपयोग हो रहा है ना, जिसके परिणाम स्वरूप क्या क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है और जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो इसी कारण आज पर्यावरण को लेकर दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण बहसें चल रही हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। समकालीन पर्यावरण बहस का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जलवायु परिवर्तन है। औद्योगिक गतिविधियों और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ गई है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट। तो देखिए पेरिस एग्रीमेंट जो है ना, वो 2015 में हुआ था। ओके, और यह एक महत्वपूर्ण पेरिस एग्रीमेंट जो है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता था, जिसका उद्देश्य था कि वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना। ओके, अब हम पढ़ते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है एक ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को प्रभावित न करे। तो इस अवधारणा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में यूनाइटेड नेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सतत विकास का उद्देश्य आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है। ओके, पर्यावरणीय न्याय, एनवायरमेंटल जस्टिस। पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा ये बताती है कि पर्यावरणीय समस्याओं का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ता है। अक्सर गरीब और विकासशील देशों को पर्यावरणीय समस्याओं का अत्यधिक सामना करना पड़ता है, जबकि प्रदूषण का सबसे बड़ा हिस्सा विकसित देशों से ही उत्पन्न होता है। इसलिए पर्यावरणीय न्याय की बहस में समानता और न्याय के मुद्दों को भी शामिल किया गया है ना। तो इसका अर्थ है कि पर्यावरणीय समस्याओं का जो प्रभाव है वो सभी लोगों पर समान रूप से नहीं पड़ता है। अक्सर जो गरीब लोग हैं या जो
अक्सर जो गरीब या फिर जो विकासशील देश होते हैं उनको पर्यावरणीय समस्याओं का अत्यधिक सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे जो पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है वो सबसे ज़्यादा विकसित देशों के थ्रू उत्पन्न हो रही है ना। तो इसलिए पर्यावरण नीतियों में समानता और न्याय को भी महत्व दिया गया है। अब जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण भी समकालीन पर्यावरणीय बहस का एक महत्वपूर्ण विषय है। जैव विविधता का अर्थ क्या है कि पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु और पौधे होते हैं वो हमारे जैव विविधता होते हैं। तो वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण ना कई प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण आज की पर्यावरणीय बहस का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल बन गया है। ओके, विकास बनाम पर्यावरण, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट डिबेट। समकालीन पर्यावरणीय बहस का एक प्रमुख मुद्दा ये है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। कई विकासशील देश ये तर्क देते हैं कि उन्हें गरीबी और विकास की समस्याओं से निपटने के लिए अधिक संसाधनों का उपयोग करना आवश्यक है, जबकि पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े नियम विकास की गति को धीमा करते हैं। यानी कि समकालीन बहस का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? विकास बनाम पर्यावरण, है ना। तो कई विकासशील देशों का मानना है कि आर्थिक विकास के लिए उद्योग और संसाधनों का उपयोग जरूरी है, लेकिन अगर पर्यावरण का नुकसान होगा तो भविष्य की पीढ़ियों को गंभीर समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती है कि विकास और पर्यावरण, पहले इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना। समालोचनात्मक विश्लेषण, समकालीन पर्यावरणीय बहस ये दर्शाती है कि पर्यावरणीय समस्याएं केवल प्राकृतिक मुद्दे नहीं हैं, बल्कि इनके साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। इसलिए इन समस्याओं का समाधान केवल तकनीकी उपयोगों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए वैश्विक सहयोग और प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़ी जो समकालीन बहस है वो केवल प्रकृति से नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे भी शामिल हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो आज हमने एमपीएस 004 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझा। उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इग्नू एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात, इस एमपीएस 004 की ना मैंने पार्ट 1 की भी वीडियो बना रखा है, वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको भी आप ज़रूर देखें। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें ताकि वो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस को डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप उस क्वेश्चन से भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं।